घेरा और कहा कि संविधान से खिलवाड़ करने वाले आज संविधान बचाने की बात करते हैं, जो हर वक्त संविधान की कॉपी दिखाते हैं। सही मायने में संविधान इनकी जेब में ही रहा है। तो बिना नाम लिए इस तरह से कांग्रेस पर अटैक किया रक्षा मंत्री ने। तो वहीं प्रियंका गांधी ने संविधान पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर सरकार को घेरा और कई सवाल पूछे हैं। तो अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं। अखिलेश ने मुस्लिमों पर शोषण की बात करते हुए एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और साथ ही संविधान को लेकर पीडीए की लड़ाई लड़ते रहने की बात कही। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि किस तरह से चर्चा पहले दिन हुई है। दूसरे दिन की तस्वीर भी पहले दिन की रिपोर्ट में आप देख पाएंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बड़ी बहस हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। राजनाथ का जवाब देने आई प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बहुमत मिलता तो मोदी सरकार संविधान बदल देती, लेकिन जनता ने संविधान को बदलने की कोशिश को नाकाम कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। संविधान पर बहस के दौरान कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। 1921 में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, वर्तमान की बात कीजिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के अधिकार का मुद्दा उठाया, साथ ही कहा कि हमें मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर
इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। वहीं प्रियंका गांधी ने संसद में नारी शक्ति का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया। वो संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन उसे बदलने की भी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार जारी है। प्रियंका गांधी ने सदन में आज अपना पहला भाषण दिया। कांग्रेस ने आज और कल संसद में रहने के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को केंद्र सरकार इसी सत्र में पेश कर सकती है। इस सूचना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बीजेपी को घेरा है। वहीं संसद में आज प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद अपना पहला भाषण दिया और इस मौके पर प्रियंका गांधी ने यूपी से जुड़े कई मुद्दों को उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने संसद में आज अपने भाषण में संभल हिंसा, उन्नाव रेपकांड का जिक्र किया। संविधान पर चर्चा करते हुए प्रियंका ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। वहीं प्रियंका गांधी के सवालों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका को सवाल उठाने से पहले जमीनी हालात देख लेने चाहिए। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर घेरा। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चर्चा के दौरान देखा जाएगा बिल में क्या है, आखिर बीजेपी क्या चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। उसमें है क्या बिल में वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे। मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। संसद में आज पहली बार प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान संभल हिंसा, उन्नाव रेपकांड समेत यूपी की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा
एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कल भी संसद में चर्चा होगी। संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर जहां तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी भी विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में बीजेपी को कम सीटों पर रोकने के बाद से उत्साहित कांग्रेस अब यूपी में मिशन 2027 में जुट गई है। पहले प्रियंका तो अब राहुल गांधी की अगुवाई में, जहां यूपी में कांग्रेस के संगठन को बूथ स्तर तक खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी से आगे निकलकर यूपी में अभी से सभी वर्गों को साधने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। कितनी कामयाबी उसे फिलहाल मिलती दिख रही है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। इसके लिए उसने बड़ी रणनीति भी तैयार की है। बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त देने से उत्साहित कांग्रेस अभी से मिशन 2027 में जुट गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस ने 18 दिसंबर को सबसे पहले विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। अब यूपी कांग्रेस ने एसपी से 4 कदम आगे बढ़ते हुए जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इस इशू पर 18 तारीख को जबरदस्त घेराव करने जा रहे हैं विधानसभा का, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रदेश के कोने कोने से लोग, बलिया से लेकर गाजियाबाद तक और इस तरफ बहराइच बॉर्डर से लेके नेपाल के और झांसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक, हर कोने के, हर जिले के, हर ब्लॉक, हर तहसील का कांग्रेस का कार्यकर्ता 18 तारीख को इनकी जनप्रतिनिधि नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा, लड़ेगा और हम सरकार को निश्चित तौर पर अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। 18 दिसंबर को यूपी विधानसभा के घेराव के साथ ही कांग्रेस अब हर जिले में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर उतरेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंकुश है और अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ 18 तारीख के विधानसभा घेराव से शुरुआत होगी और लगातार हर मुद्दे पर हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष का विरोध जाएंगे और उनका हमेशा विरोध करते हैं। यूपी में इस बार कांग्रेस की कमान राहुल गांधी संभालते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने निकले राहुल गांधी को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने संभल हिंसा पीड़ितों को अपने आवास पर बुलाकर उनसे मुलाकात की। वहीं 2020 में हाथरस कथित गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार से मिलने पीड़ित दलित परिवार के घर पहुंच गए राहुल गांधी। वहीं बीजेपी ने विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस पर कमेंट किया है। विधानसभा और लोकसभा जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होती है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा सत्र में कार्यकर्ताओं को बुलाकर विधानसभा का घेराव करने की रणनीति कांग्रेस बना रही, उससे स्पष्ट है कि उसे जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, केवल हंगामा करना है। अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर की शिकार हो गई है कांग्रेस और इसीलिए उसका हश्र है उत्तर प्रदेश में केवल 2 विधायक। यूपी में कांग्रेस इस बार विधानसभा सत्र के दौरान ताकत दिखाने की तैयारी में है। सदन में सिर्फ 2 विधायक वाली कांग्रेस ने नई रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को 18 दिसंबर को लखनऊ आने का आह्वान किया है। इस दिन वो विधानसभा भवन का घेराव करेंगे। 18 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में विधानसभा के घेराव के साथ पूरे प्रदेश के हर जिले में योगी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की गांठ चुनाव दर चुनाव खुलती जा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों की हार के बाद यूपी में अब ये गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। जिस इंडिया गठबंधन के बलबूते अखिलेश यादव ने अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने में सफलता हासिल की, बीजेपी का दावा है कि अब वो गठबंधन टूटने वाला है। क्या 5वीं बार टूट जाएगा अखिलेश का गठबंधन? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया था। अब तक दोनों की केमिस्ट्री ठीक चल रही थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद से कयास लग रहे हैं कि अब यूपी में इंडिया गठबंधन की गांठ ढीली पड़ चुकी है, जो कभी भी खुल सकती है। यानी अखिलेश यादव का 5वां अलायंस टूटने की कगार पर है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चुनाव से पहले अखिलेश ने किसी के साथ गठबंधन किया और चुनाव के बाद वो गठबंधन टूटने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का एक और गठबंधन टूटने की कगार पर है, जो कि उनका 5वां ऐसा गठबंधन होगा जो कि चुनाव से पहले बना और जिसके चुनाव के बाद अब टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। 2024 से पहले अखिलेश यादव 4 बार गठबंधन कर चुके हैं और हर बार चुनाव के कुछ महीनों बाद ही गठबंधन टूट भी जाता है। इस बार अगर 2 लड़कों की जोड़ी टूटी तो ये अखिलेश की 5वें गठबंधन की टूट होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी कह रही है कि गठबंधन में सब ठीक चल रहा है, वहीं बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा है। 27 अभी बहुत दूर है गठबंधन के लिहाज से और इंडिया अलायंस लगातार काम कर रहा है, चल रहा है। इंडिया अलायंस में बहुत सारे दल हैं और हर क्रिया प्रतिक्रिया पे दल अपने दलीय स्तर पे लगातार बयान देते हैं, आते जाते हैं। वही प्रक्रिया चल रही है और आगे भी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का चरित्र शुरू से निजी स्वार्थ और परिवारवाद पे रहा है और जब कोई भी गठबंधन निजी स्वार्थ के आधार पर बनता है तो उसका टूटना निश्चित होता है और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन हुआ। क्या हस हुआ, जनता ने देखा है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी की विजयी रथ की हवा निकालने वाले इंडिया गठबंधन में करीब 6 महीने के अंदर ही दरार पड़ती दिख रही है। ये दरार संसद सत्र की शुरुआत के बाद और ज्यादा बढ़ गई। यहाँ कांग्रेस और एसपी के रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उनके साथ गठबंधन करने के बाद और हमेशा ये दावा करने के बाद कि ये गठबंधन मजबूत है, लंबे समय तक चलेगा, वो लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो इस बार भी जो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में उन्होंने आकर साथ साथ चुनाव लड़ने के दावे किए थे, वो पिछले कई चुनावों में तितर बितर हुए और अब मुझे लगता है अखिलेश यादव अपने आप को उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी होने की वजह से उत्तर प्रदेश में ही मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जहां उन्हें कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। संसद में अखिलेश यादव का थैंक यू कांग्रेस कहकर तंज कसना, राम गोपाल यादव का राहुल गांधी के दौरे को फॉर्मेलिटी करार देना, संसद में विपक्ष की आगे की सीट में से अवधेश प्रसाद की सीट को पीछे कर देना, उसके बाद आजम खान का समाजवादी पार्टी पर जेल से लिखी चिट्ठी के जरिए खुलकर हमला बोल देना और संभल और हाथरस के मुद्दे पर राहुल गांधी का समाजवादी पार्टी से ज्यादा लीड लेना, ये ऐसे मामले हैं जो एसपी और कांग्रेस की केमिस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कई बार गठबंधन किए। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ जो कि चुनाव के ठीक बाद टूट गया। 2018 में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन हुआ पर वो भी ज़्यादा देर नहीं चल सका। 2019 में चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया गया और 2022 में सुभाषपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा गया और अब इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव का 5वां गठबंधन है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सपा नेताओं का मानना है कि इंडिया अलायंस बना रहेगा, पर हाल ही में हुए कई सारे बयानों और मौक़ों पर गठबंधन में मतभेद ज़रूर देखने को मिले हैं, फिर चाहे वो संसद में मुद्दों को लेकर हो या फिर इंडिया अलायंस के नेता के चुनाव को लेकर हो।
कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।